हेलो। देखिए आपका एविडेंस चल रहा था और एविडेंस में आपका भाई ये 44 तक बताया गया था। यानी कि सेक्शन आपका 44 तक हम बता चुके थे। अब आइए आगे आपका शुरू किया जाए 45 से लेकर 51 तक। इसको एक साथ पढ़ा जाता है। आपका 45 से लेकर जहाँ तक 51 की बात है, इसमें ओपिनियन यानी कि राय यानी कि विचार सुसंगत है। आपका फिर एक बार याद रखिए 45 से लेकर और 51 तक में आपका ओपिनियन या विचार या राय को सुसंगत बनाया गया है। अब राय होती क्या है, इससे भाई बात ना करिए भाई। अब राय होती क्या है, इसे क्यों सुसंगत बनाया गया है, एक एक शुरुआती दौर में आपको देखना है। मैंने सामान्य बातें अभी देखिए। आपका सामान्य नियम यह है कि जब भी कोई साक्षी आता है, यानी कि जब भी कोई गवाह न्यायालय में आता है, तो वह फैक्ट के बारे में न्यायालय को बताए, अर्थात तथ्य के बारे में बताए। यानी कि गवाह का ये कर्तव्य है कि वह घटना के बारे में बताए, तथ्य के बारे में बताए। उस तथ्य के आधार पर, उस फैक्ट के आधार पर विचार बनाना या राय बनाना या ओपिनियन बनाना, ये न्यायालय का कार्य है। लेकिन जो न्यायालय में बैठा न्यायाधीश होता है, वह एक मानव ही होता है और मानव के लिए ये संभव नहीं है कि वह सभी विषयों पर अपनी अच्छी राय बना सके, अच्छा विचार प्रकट कर सके। अतः ऐसी दशा में कानून ये अनुज्ञा देता है कि जहां न्यायालय अपना विचार नहीं बना सकता किसी मुद्दे पर, उस मामले में वह राय ले सकता है, अर्थात किसी अन्य को अपना फ्रेंड या मित्र बना सकता है और उसके विचार जान सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 45 से लेकर 51 तक में दी गई बातें हैं, वह इस सामान्य नियम का अपवाद है कि साक्षी तथ्य का साक्षी होता है, राय का नहीं। और इस सामान्य नियम का ये अपवाद है। अर्थात एक उदाहरण से देखिए, तथ्य का साक्षी और राय का साक्षी में अंतर क्या है। तथ्य का साक्षी यानी कि फैक्ट का विटनेस का मतलब ये हुआ कि आपका गवाह ने जो अपनी आँखों से देखा है वह बताए, जो स्वयं अपनी कानों से सुना है वह बताए, या स्वयं इंद्रियों द्वारा बोध किया है वह बताए। अपना विचार न बताए, किस आधार पर हमारा ये विचार है। विचार निर्मित करना या उस तथ्य पर निष्कर्ष निकालना, ये न्यायालय का कार्य है। लेकिन अनुधारा 45 से लेकर 51 तक इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, जहाँ की न्यायालय कुछ दशाओं में या तो एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ की या नॉन एक्सपर्ट यानी कि अविशेषज्ञ की राय ले सकता है। अब एक उदाहरण इस पर देखा जाए। मान लीजिए ए ने बी की हत्या लाठी मारकर की और सी गवाह था, तो सी भाई आकर कहे कि लाठी मारते हुए आपने अपने आँखों से देखा है, तो ये तथ्य का साक्षी होगा। अब आपका बी मर गया। बी का पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने किया और डॉक्टरों ने ये देखा, ये अपना विचार प्रकट किया, ओपिनियन प्रकट किया, राय प्रकट किया कि इसकी मृत्यु डंडे से लगी चोट के कारण हुई, या फांसी के कारण हुई, या गोली लगने के कारण हुई। तो सामान्य नियम यह है कि जो डॉक्टर का विचार होगा वह सुसंगत नहीं होगा। लेकिन अगर वह विचार धारा 45 से लेकर
51 तक में आ जाता है तो कानून उस विचार को भी रेलेवेंट बनाता है, यानी कि उसका विचार साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे कि आपका गोरखपुर का मनीष गुप्ता हत्याकांड ही सबसे अच्छा उदाहरण है। तथ्य के साक्षी वह होंगे जो उसके दो मित्र थे और पुलिस द्वारा डंडा बरसाते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखे थे, लेकिन राय का साक्षी वह डॉक्टर होगा जो लाश का पोस्टमार्टम किया और कहाँ-कहाँ चोटें लगी, कहाँ-कहाँ डंडा का निशान पाया गया, ये स्पष्ट रूप से मेडिकल रिपोर्ट में यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा। तो डॉक्टर ने घटना देखा नहीं बल्कि लाश को देखकर एक अनुमान लगाया, अर्थात अपनी ओपिनियन प्रकट की। तो ये जो ओपिनियन है आपका 45 से लेकर 51 तक में सुसंगत बनाई गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि जो 45 हैं आपका ये भी सतर्क रहना है, इसे फ्रेंड सेक्शन भी कहा जाता है, मित्र धारा भी कही जाती है, अर्थात न्यायालय इस उदाहरण में डॉक्टर को अपना मित्र बना लेता है और मित्र बनाकर उससे कुछ राय ले लेता है, सलाह ले लेता है। अतः अगर पूछे कि फ्रेंड सेक्शन कौन है तो आप मारिएगा 45। अब राय या विचार को दो वर्गों में हम बांट देते हैं, यानी कि जो विचार हैं वह या राय या ओपिनियन है, इसको दो वर्गों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक वर्ग में आपका एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि विशेषज्ञ की राय, और दूसरा जो वर्ग हम बताएंगे वह आपका अविशेषज्ञ की राय बताएंगे। यानी कि एक वर्ग हम विशेषज्ञ की राय बताएंगे और दूसरा वर्ग हम अविशेषज्ञ की राय बताएंगे। तो दूसरा प्री में आपका क्वेश्चन ये आता है कि धारा 45 से लेकर 51 तक में किसकी राय सुसंगत है। दे देगा ऑप्शन विशेषज्ञ की, अविशेषज्ञ की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों मार कर आइए। इसके बाद आपका सेक्शन तोड़ लीजिएगा, यानी कि विशेषज्ञ की राय किस में सुसंगत है, अविशेषज्ञ की, तो विशेषज्ञ की पूछे तो 45 मार कर आइएगा, 45 ए मार कर आइएगा, 46 और आपका 51। फिर एक बार देखिए, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन पूछे तो आपको कौन कौन सेक्शन कवर करने हैं, 45, 45 ए, 46 और 51। और यहीं अगर ये पूछे कि जो एक्सपर्ट नहीं है क्या उसके विचार भी रेलेवेंट हैं साक्ष्य में, तो आपका जवाब रहेगा रेलेवेंट हैं। तो अविशेषज्ञ क्या विचार कहाँ कहाँ है, तो आपका 47 से लेकर पूरा मार दीजिएगा 51 तक, यानी कि जो 51 सेक्शन है ये दोनों में लागू होगा, आपका विशेषज्ञ में भी और अविशेषज्ञ में। फिर एक बार याद रखिए, जो ये 47 से लेकर 51 तक का सेक्शन है ये आपका किसके बारे में है, अविशेषज्ञ की राय के बारे में। तो अब आपका सेक्शन अलग अलग हो गया, तो तुरंत जो जो सेक्शन है उसको पढ़ना है और क्वेश्चन भी आपका निकालते रहना है। आइए अब आपका सेक्शन 45 को शब्दशः पढ़ना रहता है और खूब क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं तोड़ रहा हूँ भाई, आपका 45 से अब शुरू कर दिया जाए। बेयर एक्ट का शब्दशः देखिए कैसे आपको पढ़ना है, और बेयर एक्ट में जो एक एक शब्द दिए गए हैं उनको भाई ध्यान में भी रखना है, और कैसे आपका क्वेश्चन बना है। 5-6 मॉडल तो इन शब्दों से ही बन जाता है, और उत्तराखंड में आपका ज़्यादा बनता है, शब्दशः ज़्यादा बनाता है क्वेश्चन, यूपी में भी बना है।
तो एक पहले आपका बेयर एक्ट की भाषा देख लिया जाए, तब भाई समझाया जाए। देखिए आपका 45 में लिखा गया है एक्सपर्ट ओपिनियन या विशेषज्ञों की राय। जबकि न्यायालय को, यानी कि एक शब्दों को देखिए, जबकि न्यायालय को यानी कि कोर्ट को क्या करना है भाई, तो तोड़ लेना है ऐसे 5 खंड क्रम से बना लेना है। जबकि न्यायालय को क्या करना है आपका, देखिए फॉरेन लॉ यानी कि विदेशी विधि। पहला जो शब्द है आपका फॉरेन लॉ यानी कि किस पर, विदेशी विधि। इस पर पिछली बार एपीओ में आया है क्वेश्चन, आपका यूपी एपीओ में भी आया है। विदेशी विधि दूसरा शब्द है, या विज्ञान या कला। दूसरा शब्द आपका विज्ञान हो गया। तीसरा शब्द जो हो गया कला या आर्ट हो गया। चौथा शब्द जो हो गया आपका, चौथा जो दे रहा है हस्तलेख, और यानी कि हेड राइटिंग, हस्तलेख, हस्तलेख। और आपका पांचवा दे रहा है अंगुली चिन्ह यानी कि फिंगर प्रिंट, अंगुली चिन्ह। पहले पूरा लिख दिया जाए तब समझा जाए। अंगुली चिन्ह की अनन्यता यानी कि अंगुली चिन्ह या हस्तलेख की पहचान। अनन्यता माने आइडेंटिफिकेशन या पहचान, अनन्यता को कहते हैं। पहचान के बारे में राय बनानी हो, यानी कि इसके बारे में क्या बनानी हो, विचार। तो ऐसी दशा में आगे कहा जा रहा है, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं। तो किसकी राय सुसंगत होगी, जो इस मामले में क्या हो, विशेष कुशल व्यक्ति हो, विशेष कुशल व्यक्ति हो। और जो ये विशेष कुशल व्यक्ति होंगे, ऐसे व्यक्तियों को ही हम क्या कहेंगे, एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ। ऐसे ही व्यक्तियों को आपका कहा क्या जाएगा, तो विशेषज्ञ। अब एक शब्दों को देखिए आपका, ये जो इसके बाद आपका 3 इलस्ट्रेशन है वो तो बाद में देखा जाएगा किससे कौन को रिलेट है। धारा 45 में थोड़ा समय लगता है पढ़ाने में, इसके बाद जो अन्य धाराएं हैं वह काफ़ी छोटी छोटी हैं। तो 45 को देखिए, आपका क्वेश्चन देखिए कह करके आपका, जबकि न्यायालय को ओपिनियन बनानी हो, राय बनानी हो या विचार बनाना हो, तो ऐसी दशा में न्यायालय आपका सहायता ले सकता है, एक्सपर्ट की सहायता ले सकता है। तो पहला पॉइंट आया कि क्या न्यायालय सभी विषयों पर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, नहीं। जो विषय आपका स्पष्ट रूप से सेक्शन 45 में दिए गए हैं, न्यायालय केवल और केवल उन्हीं विषयों पर विशेषज्ञ की राय ले सकता है। तो अब क्रम से भी विषय पूछा जाता है कि पहला विषय, ये क्रम से याद रखना है, पहला किस पर एक्सपर्ट ओपिनियन, फॉरेन लॉ। दूसरा आपका साइंस, तीसरा आर्ट, चौथा आपका हेड राइटिंग, और पांचवा फिंगर आपका प्रिंट यानी कि उंगली चिन्ह के बारे में। एक तो ये क्रम से याद रखेंगे कि कौन सा क्रम सही है। दूसरा देखिए आपका, यहाँ से ज़्यादा ये हटा दीजिए, अब एक एक करके चला जाए भाई, आपका एक एक करके डिटेल में चला जाए। यहाँ से पिछली बार आपका क्वेश्चन यूपी एपीओ में भी बना है। देखिए आपका विधियों को 2 वर्गों में मैं बांट रहा हूँ। एक आपका इंडियन लॉ यानी कि भारतीय विधि,
और दूसरा विदेशी विधि। आपका फिर मैं बता दूं, अच्छा क्वेश्चन बनता है टेक्निकल, तो पहले विधि को दो वर्गों में हम बांटते हैं। एक भारतीय विधि, इंडियन लॉ हो गया, और दूसरा कौन सा कानून हो गया, फॉरेन लॉ, यानी कि विदेशी विधि। अब पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि भारतीय विधि किसे कहा जाएगा। तो जो कानून भारत में लागू हैं वे सभी कानून इंडियन लॉ माने जाएंगे। अब इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टीपीए और जो भरमाता है वह हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। तो क्या हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ भारत में लागू है कि नहीं है? अतः हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पर आपका ये भारतीय विधि मानी जाएगी, क्योंकि हिंदू लॉ भी भारत में लागू है और मुस्लिम लॉ भी। तो क्वेश्चन का मॉडल देखिए, किस विषय पर न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ले सकता? तो पहला ऑप्शन देगा हिंदू विधि के मामले में, दूसरा मुस्लिम विधि के मामले में, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों भारतीय विधि हैं, और जो एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा वह इंडियन लॉ के बारे में नहीं, किसके बारे में लिया जाएगा, विदेश। पहला जो टेक्निकल क्वेश्चन आया। दूसरा देखिए, अब आपका पूछा जा सकता है कि भारतीय विधि को कैसे प्रूफ किया जाएगा, कैसे साबित किया जाएगा। तो भारतीय विधि को प्रूफ नहीं करना है, साबित नहीं करना है, आपको ये दिमाग में बैठाना है कि इसकी जुडिशियल नोटिस ली जाएगी, न्यायिक अवेक्षा की जाएगी, अर्थात न्यायालय स्वयं इस कानून को जानने के लिए बाध्य होगा। तो जुडिशियल नोटिस किस धारा के तहत ली जाएगी, 57। यानी कि भारत में जितने कानून लागू हैं वो भारतीय विधि कहलाएंगे, और इनको साबित या प्रूफ या सिद्ध नहीं करना है। इनका क्या लिया जाएगा, इनकी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। इसे न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। और किस धारा के तहत न्यायिक अवेक्षण ये तथ्य दिए गए हैं, 57। और कौन सी धारा बताती है कि जिसकी जुडिशियल नोटिस ले ली गई अब उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये धारा कौन बताती है एविडेंस की, 56। अब आइए फॉरेन लॉ पर आइए। तो विदेशी विधि के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है न्यायालय। तो फिर क्वेश्चन बनाना है कि न्यायालय किस विधि के बारे में विशेषज्ञ की राय ले सकता है। देगा भारतीय विधि, विदेशी विधि, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मारकर न आइएगा, केवल किस विषय पर, किस विधि पर, विदेशी। अब जो यूपीएपीओ ने क्वेश्चन बनाया कि विदेशी विधि को भारत में कैसे प्रूफ किया जा सकता है, तो आपका दो तरीका याद रखना है। एक सेक्शन 38 के तहत और दूसरा सेक्शन 45। भाई ये पिछली बार यूपीएपीओ में आ चुका है, आ सकता है। विदेशी विधि को भारत में साबित करने के दो तरीके हैं। एक एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लिया जाए, तो आपका किस धारा के तहत एक्सपर्ट ओपिनियन, 45। और दूसरा आपका 38 के तहत, अर्थात उस देश में सरकार के प्राधिकार के तहत जो कानून की किताब छपी थी उस कानून की किताब को लाया जाए और भारत के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। या न्यायालय का निर्णय है तो वह निर्णय जिस पत्रिका में विदेश में छपा था वह पत्रिका लाई जाए और भारत के न्यायालय में पेश किया जाए। तो याद रखिए, फिर एक बार हम बता रहे हैं, ये यूपीएपीओ में आया है पिछली बार कि फॉरेन लॉ को साबित करने के कितने तरीके मिले, दो। पहला तरीका क्या है, पुस्तक पेश करके, कौन सी धारा, 38। और दूसरा एक्सपर्ट ओपिनियन, कौन सी धारा, 45।
इसके बाद आइए आगे देखा जाए, दूसरा जो है आपका विज्ञान यानी कि साइंस। अगर साइंस के किसी प्रश्न पर न्यायालय को ओपिनियन बनानी है तो ऐसी दशा में न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। यहाँ जो साइंस का मामला है, विज्ञान का मामला है, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना ये है कि अगर साइंस का ऐसा मामला है जो आम जनता भी जानती है, उस बारे में आपका कह सकते हैं कि कोई विचार नहीं लिया जाएगा एक्सपर्ट का, क्योंकि वह तो आम जनमानस भी जानता है और न्यायालय को मानना चाहिए कि ये न्यायाधीश को भी इस बात का क्या हो ज्ञान। यानी कि जो विज्ञान की सामान्य बातें हैं उनको न्यायालय उनके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन न ले, ऐसी बातों के बारे में ले जिसका ज्ञान आसानी से नहीं हो सकता। तो दो तीन ज्ञान कराइए जो आसानी से नहीं हो सकता, जैसे कि आपका मृत्यु कैसे हुई, जहर से हुई कि आत्महत्या किया है व्यक्ति, की हत्या करके उसे लटका दिया गया, कि चोट के कारण हुआ, कि बीमारी के कारण हुआ। ये न्यायालय लाश का अगर निरीक्षण भी ऊपर से कर ले तो नहीं कर सकता, अतः डॉक्टरों को अपना मित्र बना लेगा और कहेगा कि आप हमें कुछ ओपिनियन बता दीजिए, राय बता दीजिए, हम अपना विचार बताइए, लाश का पोस्टमार्टम करिए और आप अपना विचार बताइए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी। दूसरा आपका मान लीजिए एक आदमी आपका जहर से मरा है कि कैसे मरा है, इस बारे में विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर परीक्षण करके बता सकता है, अपना विचार प्रकट कर सकता है। तीसरा आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, आवाज़ का नमूना हो गया, तमाम चीज़ें। एक उदाहरण और बताया जाए, उदाहरण तो सैकड़ों हैं। मान लीजिए कि क्या दो लोगों का डीएनए मैच करता है कि नहीं, तो क्या ये न्यायाधीश जान पाएगा आसानी से? नहीं। इसके लिए प्रयोगशाला ब्लड भेजा जाए दोनों का, प्रयोगशाला में एक्सपर्ट होगा, वह बताएगा कि आपका कह सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों का डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस बारे में भी न्यायालय क्या ले सकता है एक्सपर्ट से? राय। यानी कि विज्ञान मतलब ये हुआ कि सामान्य विज्ञान नहीं जो सब लोग जान जाते हैं, आपका ऐसा विज्ञान जो कोई विशेषज्ञ ही जान सकता है। अगला देखिए, इसके बाद कला, यानी कि आपका आर्ट या कला के बारे में भी न्यायालय चाहें तो एक्सपर्ट की राय ले सकता है। इसके बाद हेड राइटिंग आती है और हेड राइटिंग पर अलग से क्वेश्चन बनता है मेंस में। भाई आपका हस्तलेख या लिखावट या हेड राइटिंग, यानी कि इस विषय पर यहीं अब डिटेल में आपको जान लेना है। फिर एक बार बताया जाए हेड राइटिंग के बारे में, मेंस में अलग से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए मेंस का कैसे क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के हस्तलेख को साबित करने के क्या क्या तरीके हैं, उन तरीकों का, उन प्रकारों का वर्णन करिए। तो जैसे ही हेड राइटिंग आई तो एक दो उदाहरण पहले देखा जाए तब कानून में भाई चला जाए। देखिए किस व्यक्ति का ये मने हेड राइटिंग या साइन है, ये कई मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपका बाबा की कहानी देख सकते हैं, आपका लेटर 4-5 पन्ना का लेख लिखे, साइन किए, एक आत्महत्या कर लिया, अब क्या हुआ? वो तो सीबीआई जांच कर ही रही है। अब हेड राइटिंग से ये होगा कि क्या ये जो लिखावट है ये बाबा की है कि नहीं। अगर बाबा की है तो वह मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है। अब ये समस्या है कि कैसे हम ये साबित करेंगे
कि ये जो लिखावट है, ये जो हेड राइटिंग है, ये जो वाक्य उस पन्ने पर लिखे गए हैं या जो साइन किए गए हैं, ये बाबा के ही हैं। इस बात को कोर्ट में साबित करना होगा, ऐसे नहीं कि नहीं। और इसी को साबित करने के क्या क्या तरीके हैं आपका वही जानना है। तो हेड राइटिंग को साबित करने के लिए आपका कई तरीके। देखिए, हेड राइटिंग को कैसे आपका साबित किया जा सकता है, एक एक आपका बिंदुओं को चलिए और देखिए सेक्शन कौन कौन आपको कवर करना है। एक से सेक्शन कवर करना है 45, ये लिखना पड़ेगा 4 4 लाइनमेंस में। दूसरा करना है आपका 47, इसके बाद आपका 60 करना है, 67 करना है, 70 करना है, 73 करना है, यानी कि आपका 45 हो गया, 47 हो गई धारा, 60 हो गई, 67 हो गई, 70 हो गया, 73 हो गया। इसके बाद आपका जो लिख आपका 73 हो गया। इसके बाद लास्ट में सरकमस्टेंशियल एविडेंस द्वारा, यानी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा, सरकमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाता है, यानी कि हालात द्वारा। जैसे कि आपका हालात हम बताएंगे लास्ट में। सबसे अच्छा उदाहरण बाबा पर ही देखा जाए, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका बाबा ने अपने मने लिखा कि नहीं लिखा, यानी कि क्या जो बाघंबरी गद्दी के आपका मठाधीश थे, उनके पास जो 5 पन्ने का उनके कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अब इसी पर हम चलाते हैं कि क्या ये लिखावट उनकी है कि नहीं, इस बात को कोर्ट में प्रूफ करना है। तो किसी भी की साइन या लिखावट या हैंडराइटिंग को प्रूफ करने के लिए पहला तरीका है एक्सपर्ट ओपिनियन ले ली जाए, यानी कि विशेषज्ञ की विचार ले लिया जाए। तो विशेषज्ञ करते क्या हैं, अब ये समझिए। देखिए, जो विशेषज्ञ होते हैं आपका लेंस, एक तो पहले लेंस लिया जाता था, लेंस लिए रहते हैं। अगर बाबा ने पहले कभी भी, ध्यान में रखिएगा, अगर बाबा ने पहले कभी भी आपका साइन किया हो, चाहे बैंक में किया हो, चाहे स्कूल में पढ़ते समय किया हो, या किसी को लेटर लिखा हो, तो वह लेटर मंगाया जाएगा और ये जो लेटर हैं और वह लेटर मिलान किया जाएगा। मिलान में देखिए क्या क्या होता है। हर एक आदमी की लिखावट अलग अलग होती है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि अक्षर भी बनाने की स्टाइल अलग अलग होती है, कितना किस अक्षर के बीच में गैप दिया जाता है, ये भी अलग अलग होती है, माने ज़्यादातर मामलों में, और आपका अलग अलग होती है। तो वह लेंस लगा के और दोनों में देखेगा, मैचिंग कराएगा। अगर दोनों साइन या लिखावट एक जैसी है, यानी कि इसको बाबा ने ही लिखा था, और अगर मैच नहीं कर रही हैं, यानी कि ये जो सुसाइड नोट था ये बाबा ने नहीं लिखा था। दूसरा, आजकल कंप्यूटर से भी मैच करा जा रहा है। प्राचीन काल में आपका लेंस से होता था, आजकल किससे हो रहा है, कंप्यूटर पर उनकी दोनों राइटिंगें डालिए, उसके बाद मैचिंग कराइए। अब कंप्यूटर में सिस्टम है, अगर मैच कर दिया गया राइटिंग, यानी कि दोनों की लिखावट एक है, गैपिंग एक है, और अक्षर जैसे बनाया जाता है वो सब कुछ क्या है, समान है, इसका मतलब कि एक्सपर्ट ने अपना विचार बता दिया कि हमारी राय में ये जो साइन है, लिखावट है, बाबा की है। अपना केवल विचार बताया, न्यायालय माने या न माने, भाई विचार अपना प्रकट किया एक्सपर्ट। दूसरा उदाहरण आपका देखा जाए, हस्तलेख को साबित करने का दूसरा तरीका आपका सेक्शन 60 है।
सेक्शन 60 बताता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी आँखों से साइन करते हुए या लिखते हुए देखा था, यानी कि विटनेस जो था, वह खुद आकर कहे कि हमारे सामने ही इन्होंने ये कागज लिखा। तो भाई बाबा तो अकेले कमरे में थे, कोई विटनेस था नहीं, अतः ये नियम लागू ही नहीं होगा। लेकिन 45 धारा लागू होगी, 60 नहीं। तो साक्षी आकर कहे कि हमारे सामने ही लिखे थे, ये लिखावट इन्हीं की है। तीसरा आपका 67, 67 में ये है आपका 67, 68 और 69 एक साथ बताया जाए। अगर किसी व्यक्ति की यह लिखावट है कि नहीं, तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि ये न्यायालय में साबित करना पड़ेगा कि इन्हीं की ये लिखावट है। दूसरा कानून ये कहता है कि अगर वह व्यक्ति मुकर जाता है, यानी कि जो साइन किया है जिंदा है और लिखा है जिंदा है, मुकर जाता है, तो आपका जो लिखते समय उसको देखा था तो 2 गवाह थे, 2 में से अगर एक आ जाए तो पर्याप्त माना जाएगा। लेकिन फिर इसके आगे एडजस्ट में पूछ लिया तो भाई आपका आगे पूछ लिया और अगला पॉइंट भी हमें बताना है। देखिए भाई आपका 68 और 69, 68 तो मैं सामान्य तौर पे बताता हूँ, लेकिन अब 69 भी साथ में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक मिस हो गया था और आपका एडजस्ट में पूछ लिया था। तो आगे तो हम डिटेल में बताएंगे, 2-4 दिन बाद अब आ ही जाएगा। लेकिन दोनों को एक साथ देखिए, ध्यान से देखिए आपका भाई इस नियम को। मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि ए ने ही इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है और ए को हस्ताक्षर करते हुए किसने देखा था, बी तथा सी ने। तो भाई पहला नियम ये है कि अगर ए इनकार करता है तो ऐसी दशा में सामान्य नियम यह है कि बी को भी बुलाया जाए, सी को भी बुलाया जाए और दोनों लोग इस बात की गवाही देंगे कि हमारे सामने ही ए ने साइन किया था। ये पहला नियम। लेकिन मान लीजिए कि सी मर गया या सी मिल ही नहीं सकता, सी साक्ष्य देने में अब असमर्थ हो गया है, तो केवल एक गवाह को, एक अटेस्टेड विटनेस को, यानी कि किसको, इस उदाहरण में बी को, अगर बी को बुलाया जाए और बी आकर गवाही दे कि हाँ हमारे सामने ही ए ने लिखा या साइन किया, तो वह लिखावट साबित की जा सकती है, प्रूफ की जा सकती है। यहाँ तक तो ठीक था। आपका बिहार और झारखंड हर एक जगह पूछ रहा है कि किसी दस्तावेज का निष्पादन साबित करने के लिए आपका कम से कम कितने अनुप्रमाणित न्यायालय में साक्षी आ जाए तो काम चल जाएगा, एक। तो कौन सी धारा बताती है, 68। अब एडजेस में ये पूछ लिया, न तो बी मिल सकता है न ही सी मिल सकता है, तब क्या होगा। तब याद रखिए न्यायालय में ये साबित करना पड़ेगा कि ये साइन ए की है और एक गवाह की साइन साबित करनी पड़ेगी, यानी कि एकाएक का साबित करना पड़ेगा। किसको साबित करना पड़ेगा, ये न्यायालय में अन्य तरीके से इस बात को प्रूफ किया जाएगा कि हजूर इस दस्तावेज पर एक ही साइन है और 2 गवाहों में से कम एक गवाह की साइन मैच करती हैं। लेकिन ये कब, जब कोई अनुप्रमाणक साक्षी मिले कि न मिले, न मिले। यही याद रखिए जैसे में आपका पूछा गया तो एक ये जो लिखा है ये इसी की साइन है और एक किसकी, 2 गवाह हैं तो 2 में से कम किसकी साइन, एक। ये आगे देखा जब है आपका अगला धारा देखा जाए 67 बताया गया। इसके बाद आपका पिछली बार आपका एपीओ में 47 से भी क्वेश्चन बना था, एपीओ में बन चुका है क्वेश्चन। हस्तलेख को साबित करने का अगला तरीका है 47। हस्तलेख से परिचित व्यक्ति द्वारा
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों एक दूसरे की हेड राइटिंग से परिचित थे। तो परिचित थे तो ये हेड राइटिंग जो लिखी है, ए ने लिखा है कि नहीं, बी आकर गवाही दे सकता है कि हजूर सदैव ये हमारे सामने लिखते थे, अतः ये राइटिंग इन्हीं की है। जैसे कि आपका बाबा में भी तत्काल एक चेला जो उत्तराधिकारी अब बन गया है, दूसरे दिन ही कह दिया कि ये लिखावट बाबा की है, और तीसरे दिन मुकर गया कि ये तो जांच का विषय है, जब मीडिया वाले पकड़े तो। यानी कि आप कैसे कह दिए बाबा क्या है? तो कह सकता था कि मैं बाबा की लिखावट से क्या था परिचित, बाबा मैंने कुछ कुछ समयों पर हमें लिख कर देते थे, वो सामान मैं लाता था, बाबा की हेड राइटिंग ये है, वो सामान की लिस्ट दिखा दे तो शब्द मिलाए जाएंगे कि जैसे जो शब्द लिखा गया है उसमें गैप और बाबा की राइटिंग मैच कराई जा सकती है। लेकिन ये भी विफल मार जाता क्योंकि बाबा ज़्यादा लिखते नहीं थे। तो भाई उसी की तो यानी कि आपका परिचित व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी कि नहीं, हस्तलेख साबित करने में होगी। सेक्शन आपका कौन सा है? 47। अब आइए देखा जाए भाई एक और उदाहरण। ए तथा बी ये दोनों एक साथ एग्जाम दे रहे थे एलएलबी का, और ये मुन्ना भाई एलएलबी थे, यानी कि पढ़े नहीं थे। तो होता क्या था कि ए बी की कॉपी देखकर लिखता था और बी ए की। तो अब बताइए, आपका रोज लिखते थे, 10 दिन लगातार लिखे एक दूसरे की कॉपी देखकर, तो थोड़ा बहुत राइटिंग से परिचित हो गए होंगे कि नहीं? तो क्या ये दोनों एक्सपर्ट हैं? नहीं, लेकिन एक दूसरे की राइटिंग से परिचित हैं, क्योंकि अमूमन एक दूसरे की ये लिखावट क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इनकी राय सुसंगत होगी कि विसंगत? तो कौन सी धारा रटिए? अब कौन सी धारा? 47। अगला ये आपका देख लिया जाए 70 पहले। धारा कई धाराएं तो अभी समाप्त हो गई भाई, दो दो लाइन की है ही। धारा 70 सेक्शन 17 कहता है कि जिस व्यक्ति ने लिखा है या जिस व्यक्ति ने साइन किया है वह व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, अर्थात इस बात को स्वीकार कर ले कि ये लिखावट मेरी ही है, तब भी साबित किया जा सकता है। लेकिन जिंदा रहेगा तब तो स्वीकार करेगा। और बाबा का उदाहरण बिल्कुल विफल मार जाता है, क्योंकि जो लिखा है अब वो ऊपर पहुंच गया, तो ऊपर पहुंच गया तो ये नियम धारा 70 लागू नहीं होगी। लेकिन अगर जिंदा रहते और ये होता कि क्या इनकी लिखावट है, तो बाबा स्वयं आकर स्वीकार कर लेते कि ये मेरी ही लिखावट है। तो किस धारा में ये साबित करने का तरीका है? 17। और न्यायालय तो विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है, तो न्यायालय स्वयं तुलना कर ले। तो अगली धारा बढ़ जाइए 73। देखिए अच्छे से, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है वर्तमान में, अच्छे से जानना है। न्यायालय एक्सपर्ट का एक्सपर्ट है, न्यायालय चाहे तो किसी की राय न ले और स्वयं आपका मिलान कर ले, स्वयं तुलना कर ले, स्वयं भी तुलना कर सकता है। तो एक उदाहरण स्वयं तुलना कराया जाए। मान लीजिए एक लड़का है, लोक सेवा आयोग का आपका एग्जाम दिया और आशा के अनुरूप नंबर नहीं आए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि हमारा नंबर जितना आशा थी, लिखा था मैं, नहीं आया है, मेरी कॉपी मंगाई जाए और मुझे दिखाया जाए। हाई कोर्ट ने आयोग को आदेशित किया कि इस तारीख को आप इनकी कॉपी लेकर आइए। हाई कोर्ट कॉपी लेकर आया। अब लड़के को कॉपी की प्रति दी गई, प्रति दी गई, यानी कि फोटो स्टेट, ओरिजिनल नहीं दी जाती, प्रति दी गई। और लड़का कह रहा है कि ये तो मेरी कॉपी ही नहीं है, क्योंकि ये राइटिंग मेरी नहीं है। अब ये विवाद हो गया कि क्या इस लड़के की हेड राइटिंग ये है कि नहीं।
तो न्यायालय कह सकता है कि तुम पीछे बेंच पर बैठो और तुरंत 2 पेज ये लो और बैठकर इसी बात को उतारो। मैं विशेषज्ञ का विशेषज्ञ हूँ, अब मैं खुद 2 घंटे बाद मिला लूँगा कि ये राइटिंग तुम्हारी है कि नहीं। तो क्या न्यायालय स्वयं तुलना कर सकता है कि नहीं? तो विशेषज्ञों का विशेषज्ञ किस धारा में है? 73। अगर कॉपी मैच कर गई, अल्लाह यानी कि लड़का झूठ बोला, तो कुछ जुर्माना भी लग जाएगा। अगर मैच नहीं की तब तो आयोग को फटकार लगेगी और आयोग पर भी हो सकता है क्या लग जाए? जुर्माना। आपका मोदी जी ने इसका फायदा उठाया था सुभाषनी अली के मामले में। आपका आयोग ने ये गड़बड़ झाला किया था और उस बीच आपका अखिलेश जी की सरकार थी और उसका लाभ भाजपा को मिला। और भाजपा जब सत्ता में आई तो देख ही रहे सीबीआई जांच चल रही है। 5 साल से सीबीआई जांच चल रही है आयोग के खिलाफ, अब तक कुछ हुआ नहीं। यानी कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी सरकार आएगी लाली पाप देकर हटा देगी। भाई भाजपा भी खूब हम ये जांच कराएंगे वो जांच कराएंगे, जांच तो हो रही है, क्या परिणाम निकला? भाई बस वही है कि चोर चोर क्या होते हैं, मौसेरे भाई एक थाली में खाएंगे और समाज को बांटेंगे बाद में जाकर। होटल में एक थाली में, बाहर निकलिए तो क्या आपका समाज को धर्म जाति संप्रदाय बिरादरी के आधार पर क्या करेंगे? बांट देंगे। समाज लड़े हमारा क्या जाता है, हम तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अलग बात है। अब तो याद हो गया ना कि कैसे हस्तलेख साबित किया जाएगा। हस्तलेख के बाद एक और उपाय है आपका सरकमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन साक्ष्य द्वारा, हालात द्वारा। यानी कि हालात में ये दिखाया जाएगा कि इस हालात में इन्होंने ही यह बात लिखी होगी। अब एक बाबा पर हालात निकालिए। बाबा के कमरे में पहले से कोई नहीं गया, सारे दरवाजे बंद थे, अर्थात परिस्थितियां चिल्ला रही हैं, परिस्थितियां बता रही हैं कि इस लेटर को बाबा ने ही लिखा होगा। इस बात की पूरी संभावना है। ये बिना किसी धारा के 6, 7, 8 इत्यादि में परिस्थिति जन साक्ष्य को सुसंगत बनाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि ये लेटर किसने लिखा होगा, बाबा ने, क्योंकि हालात ये स्पष्ट रूप से आपका इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं, एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार हस्तलेख हो गया। अब आइए फिंगरप्रिंट देखा जाए, यानी कि अंगुली चिन्ह। जहाँ तक अंगुली चिन्हों की बात है, मानव शरीर में आपका एक और ध्यान रखना है कि अगर अंगुली चिन्हों की अनन्यता का प्रश्न हो, पहचान का प्रश्न हो कि ये अंगुली चिन्ह किसके हैं, ऐसी दशा में न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। अब मानव के अंगुली चिन्ह की एक विशेषता होती है कि जो ये अंगुली चिन्ह होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलते नहीं। अतः ऐसी दशा में तमाम कार्यों के लिए इन अंगुली चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। आधार कार्ड के लिए किया जा रहा है, पैसा निकालने के लिए बैंक न जाइए, कहीं से पैसा निकाल लीजिए, आधार नंबर दीजिए और क्या लगा दीजिए, अंगूठा। हर एक आदमी प्राकृतिक रूप से देखिए कि प्रत्येक आदमी का जो फिंगर प्रिंट होता है, यानी कि अंगुलियों की छाप होती है, अलग अलग होती है। करोड़ों लाखों में भले एक आदमी का मिल जाए, लेकिन अमूमन मिलता नहीं। यानी कि ये जो अंगुलियों के बीच में चिन्ह है, प्रत्येक आदमी के चिन्ह अलग अलग हैं। याद रखिए उसमें गैपिंग एक खासियत है। ये ऐसी दशा में न्यायालय अगर किस व्यक्ति का ये अंगूठा चिन्ह है, इस पर ओपिनियन लेना हो तो एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। अब अंगुली चिन्ह का विज्ञान सुनिश्चित है, इसलिए अंगुली चिन्हों की
आपका सुसंगतता या पहचान को सुसंगत बनाया गया है। अगर यही शब्द पूछ ले कि पैरों के चिन्ह की धारा में सुसंगत है तो 45 बिल्कुल ना मारिएगा। पैरों का चिन्ह दे दे तो धारा 7 मारिएगा, यानी कि पैरों के चिन्ह की धारा में सुसंगत है तो धारा 7 में गुत्थम गुत्थी के रूप में। अगला देखिए भाई, आपका अभी अंगुली चिन्ह पर एक दो पॉइंट और देखिए। तमाम ऐसे अपराध हैं जो अंगुली चिन्ह के आधार पर ही आपका अपराधियों को पकड़ा भी जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पुलिस वाले गए और पुलिस वाले या कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ पर अपना उंगली लगाया, यानी कि हाथ से पकड़ा, तो हाथ से पकड़ा तो जो उंगली के चिन्ह है उस पर आपका भले दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस पर पड़ गए। अब कोई व्यक्ति क्या किया कि पूरा उसको क्या किया, मिटा दिया। देखिए, मिटाने के बावजूद भी एक केमिकल आता है कि अगर वह छिड़क दीजिए तो इसके पहले क्या चिन्ह थे थोड़ा उभर आते हैं। जैसे कि मैं एक कुर्सी पर हाथ रखा, ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यही लेंस से अगर देखा जाए तो हमारे उंगली के चिन्ह इस पर क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे। और इस आधार पर भी तमाम अपराधी पकड़े जाते हैं। जैसे कि आपका लाश मिली, लाश के पास एक शराब की बोतल मिली, तो शराब के बोतल पर जिसकी फिंगरप्रिंट होगी, यानी कि हत्या पूरा चांस है कि वहीं किया होगा। पुलिस 10 लोगों को पकड़ेगी, 20 लोगों को, सबका फिंगरप्रिंट मिलाएगी और जो मिल गया यानी कि प्राइमा फेसाई, ये लगभग निश्चित हो गया कि इसी ने अपराध किया होगा। तो आपका इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं कि आपका करते क्या हैं कि आपका जैसे गोली चलाए खुद ही इनकाउंटर कर दिए और वहीं रुमाल लगाए रहते हैं ताकि हाथ का निशान ना आए, और जाकर जो मरा रहता है उसके हाथ में रिवॉल्वर दे देते हैं और थोड़ा दबा देते हैं रुमाल से ताकि इसका चिन्ह आ जाए और ये क्या हो, पकड़ा जाए। तो इसी चाकू हुआ, बल्लम हुआ, लाठी हुआ, मैंने तमाम ऐसे उदाहरण है। कितना उदाहरण बताया जाए, संभव नहीं है भाई, एक एक दो दो उदाहरण ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार फिंगरप्रिंट के बारे में न्यायालय एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। ये सुनिश्चित विज्ञान है क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक फिंगरप्रिंट जो है वह आपका बदलता नहीं है सामान्यतः। तत्पश्चात आपका अभी समाप्त नहीं हुआ, देखिए आपका बेरक्ति भाषा। अब आगे जो पूछा गया है कि इसमें विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं और ऐसे व्यक्ति एक्सपर्ट कहलाएंगे। यानी कि 5 तथ्य हुए, इन 5 तथ्यों में किसकी राय, विशेष कुशल व्यक्ति, विशेष कुशल व्यक्तियों की राय क्या है, तो ओपिनियन क्या है, सुसंगत हैं, रेलेवेंट हैं, साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हैं। और ये जो विशेष कुशल व्यक्ति होंगे इन्हीं को एक लाइन में हम क्या कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे, यानी कि एक्सपर्ट कहेंगे। तो देखिए आपका यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बना है, अंदर जाकर बना है। क्वेश्चन ये बना है कि एक्सपर्ट किसे कहा जाएगा, तो एक्सपर्ट उसे कहा जाएगा जो 5 विषयों पर विशेष कुशलता रखता हो। तो फिर आइए कौन कौन सा विषय क्रम से याद रखना है, या तो विदेशी विधि में विशेष कुशलता रखता हो, या आपका साइंस या विज्ञान में, या कला में, या हेड राइटिंग में, या फिंगरप्रिंट में। इन 4 विषयों पर जो विशेष कुशल व्यक्ति हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एक्सपर्ट। तो विशेषज्ञ कौन है, जो कितने विषयों पर विशेष कुशल हो, 5। अब देखिए आपका जो उत्तराखंड में बना है विशेषज्ञ होता है। अब जो विदेशी विधि में भी कुशल हो, जो आपका कला में हो, विज्ञान में हो, उपर्युक्त सभी।
तो कई बदमाश लड़के ऐसे होते हैं जो ये सोचेंगे कि सर तो 5 बताए थे और इसमें तो 3 ही हैं, तो भाई किसको मारा जाए। तो भाई किसको मारा जाए जब 5 न रहे। 2 दिया रहे तो 2 मारिए, 1 दिया रहे 1, 3 दिया रहे 3, अब पांचों दिया रहे तो पांचों। आपका ये नियम है, क्योंकि आपका ऐसी ऐसी गलती आपका बिहार में भी 1-2 लोग करके आए थे। भाई बताया जाता है सब अगर न हो सब तो 1-2 रहे वहीं मारिए। ऐसी गलती 1-2 लोग बिहार में टीपीए में करके आए थे। देखिए, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये सेक्शन 7 में, टीपीए के सेक्शन 7 में ये प्रिंसिपल है। लेकिन 3 धाराएं इसका एक्सेप्शन है, 41, 43 और आपका एक है 35। अब आपका एक में आया 41, दूसरा में 42, तीसरा में आपका आ गया 41, 43 दोनों, और चौथा में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो एक लोग ये कह रहे थे कि आप तो 3 अपवाद बताए थे, 35 तो था ही नहीं, इसलिए हमने मार दिया इनमें से कोई नहीं। तो 35 नहीं था तो 2 अपवाद तो मिले, और 2 न रहे तो 1 तो मिलेगा, और 1 न रहे तब आप इनमें से कोई मारिए। ये भी आया है आपका उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं भी। तो भाई आपका तीनों ना मिले तो 1-2 देखिएगा, ये नहीं कि सब मिल जाए। अब आइए, आपका विशेष कुशलता किसी विषय पर कैसे पाई जा सकती है, अब ये देखना है। यानी कि कोई व्यक्ति कब विशेष कुशलता प्राप्त करता है, तो विशेष कुशलता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। एक तो आपका पढ़ा लिखा हो, यानी कि उस विषय का वह ज्ञाता हो और क्या किया हो, पढ़ा हो। यानी कि आपका पीएचडी किया या आपका एमबीबीएस किया, एमएस किया और उसके बारे में जानकारी रखा, तो वह विशेष विशेष कुशल हो गया। और विशेष जब कुशल हो गया तो उसको हम एक्सपर्ट कहेंगे। दूसरा, विशेष कुशलता आपका शौक द्वारा भी पाया जा सकता है। तो शौक द्वारा देखा जाए, एक आदमी को हेड राइटिंग मिलाने का शौक था, वो पढ़ा नहीं था, लेकिन आपका लगातार लोगों को कहता था कि आप साइन करिए, पुराना साइन लाइए और मैं बता दूंगा लेंस लगाकर देखकर कि आपकी साइन है कि नहीं। तो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन गढ़ा था, और 10-20 साल से वहीं लेंस लगाकर क्या करता था, देखता था। तो बताइए, आपका वह विशेषज्ञ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तीसरा आपका आया कि एक तो ये शौक से विशेषज्ञ बना। तीसरा, अनुभव। अनुभव के आधार पर भी व्यक्ति विशेषज्ञ हो सकता है, भले वह एक अक्षर न पढ़ा हो। और इसमें एक केस आता है सुनार वाला, वही अच्छे से जानना है। देखिए, एक सुनार था और वह पढ़ा नहीं था, लेकिन रोज सोने की परख करता था, कौन सोना नकली है और कौन सोना असली है। अब आप लोग बताइए, एक सोने को लेकर विवाद हो गया, बिस्कुट को असली है कि नकली, और उस सुनार ने कहा कि ये नकली है, तो क्या वह एक्सपर्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। यानी कि विशेषज्ञता कैसे हासिल की जाएगी या कब कहा जाएगा कि व्यक्ति विशेष कुशल हो गया है, तो या तो शौक रखता उस विषय में, या अनुभव रखता हो, या पढ़ा लिखा हो यानी कि उपाधि रखता हो। अब कौन एक्सपर्ट होगा कौन नहीं होगा, इसका निर्धारण हम आप नहीं करेंगे, न्यायालय स्वयं करेगा कि यह व्यक्ति एक्सपर्ट माना जाए या नहीं। अब फिर क्वेश्चन आ जाइए, विशेषज्ञ किसे माना जाएगा, जो विशेष कुशल हो। विशेष कुशलता कैसे पाई जा सकती है, अनुभव द्वारा पाई जा सकती है कि नहीं, शौक द्वारा और उपाधि द्वारा, और दे देगा उपर्युक्त सभी।
कितने विषयों पर विशेष कुशल व्यक्ति ही विशेषज्ञ कहलाएंगे? 5। जो विशेष क्या हो, कुशल हो, माने उसके बारे में कुछ ज्ञान रखता हो। इस प्रकार आपका माने 45 सेक्शन शुरू हुआ, माने समाप्त हुआ। एक लाइन और देखिए। अब आइए एक देखा जाए भाई, एक उदाहरण देखा जाए भूमिका। अगले धाराएं तो छोटी छोटी हैं। 46 आपका पूछा जाता है, मान लीजिए एक डॉक्टर ने अपनी राय प्रकट की, और राय ये प्रकट की पोस्टमार्टम करके कि यह व्यक्ति जहर से मरा होगा। तो उस डॉक्टर की राय का जितनी बातें सपोर्ट करेंगी या जितनी बातें खंडन करेंगी, वे सभी बातें भी साक्ष्य में सुसंगत होगी। यानी कि अगर सपोर्ट एक करवा दीजिए कि जब व्यक्ति आया पोस्टमार्टम के लिए लाश, तो मुख से गाज फेंक रहा था, गुब्बारे फेंक रहा था, माने कि आपका गाज कहा जाता है, थूक फेंक रहा था। यानी कि इसका मतलब कि इस डॉक्टर की राय का ये बात सपोर्ट कर रही है। और अमूमन जो व्यक्ति जहर से मरता है उसके मुख से क्या निकलता है? झाग। तो भाई डॉक्टर की राय का क्या किया? सपोर्ट। तो ये 46 में आएगा, 46 में सेक्शन। और फिर लास्ट में डॉक्टर क्या, अब डॉक्टर से पूछा जाएगा कि आप कह रहे हैं कि ये जहर से मरा है, तो आप कैसे कह रहे हैं भाई? बेस बताइए, आधार बताइए। आप ऐसे थोड़े मनमाना कह देंगे भाई, आप मनमाना थोड़े कह देंगे किसी को लिख कर कि जहर से मरा है। तो डॉक्टर क्या अपनी राय का आधार बता सकता है कि नहीं? बता सकता है। और इसमें जो लास्ट सेक्शन 51 था कि राय के आधार कहाँ सुसंगत है, बहुत पूछा गया है, तो आपका जवाब रहेगा 51 में। देखिए आज आपका एविडेंस ही चलेगा भाई, आईपीसी रोकी जाएगी और 20-25 मिनट चलेगा। थोड़ा कुछ रात में शारीरिक दिक्कत आ गई थी, इसलिए आपका बहुत लंबा क्लास नहीं चल पाएगा, थोड़ा पहले ही रोकना पड़ेगा, क्यों कुछ आपका दिक्कत आ गई थी हल्का फुल्का। देखिए आपका 20 मिनट और हम बताते हैं सेक्शनों को। सेक्शन आपका 45 हो गया। अब तुरंत आपका छोटे छोटे सेक्शन है, प्रयास करिए रटने का। देखिए सेक्शन अब 46, देखिए भाई आपका 45 ए अभी है भाई। देखिए 45 ए, देखिए यहाँ से भी आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इस समय तो भाई जे में आ ही रहा है, आया भी था। देखिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक का मत, ये जो सेक्शन है आपका ये जोड़ा गया बाद में, और ये सेक्शन जोड़ा गया आपका सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 को जोड़ा गया। यानी कि 2008 को जोड़ा गया। तो बस एक लाइन का क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक का मत होगा, अगर उस विषय पर राय बनानी है तो एक लाइन बनता है कि किसकी राय सुसंगत होगी, और जिसकी राय सुसंगत होगी वह एक्सपर्ट माना जाएगा। तो बस देखिए अब डायरेक्ट भाई, जब किसी कार्यवाही में न्यायालय को किसी मामले में मत बनाना होता है, जो किसी पारेषित सूचना यानी कि जो सूचना भेजी गई है, पारेषित मतलब क्या हुआ भाई? जो सेंड किया, पारेषित करते हैं ना, सेंड करना ना, तो लिख लीजिए सेंड करना, भेजना। पारेषित सूचना के संबंध में या किसी कंप्यूटर साधन में भरी गई सूचना, यानी कि फार्म भरे और कंप्यूटर में आप अपनी जानकारी क्या किए हैं? भरे हैं। भरी गई सूचना अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप द्वारा सूचना के रूप में भरा जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 79 के संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय यही अंडरलाइन करना है
किसकी राय सुसंगत होगी? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय, अंडरलाइन बेरेक्ट पर कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपका बना है। तो किसकी राय इस मामले में सुसंगत होगी? फिर मैं बता दूं, एक शब्द याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक होगा यह एक्सपर्ट माना जाएगा, विशेषज्ञ माना जाएगा। ये आपका जोड़ा कब गया ये याद रखना है, किसकी राय सुसंगत, और इसे क्या माना जाएगा? एक्सपर्ट माना जाएगा, याद रखिएगा भाई। इसके बाद आ जाइए आपका 46। अब एक एक दो दो लाइन की धारा है, निपटा दिया जाए जी 51 तक भाई, प्रयास किया जाए। 46 बस दो लाइन याद रखना है, आपका विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। एक दो हम उदाहरण बताएंगे। देखिए आपका एक लाइन ये जानना है, अभी हमने बताया कि जो तथ्य एक्सपर्ट ओपिनियन का समर्थन करते हैं और जो तथ्य एक्सपर्ट ओपिनियन का विरोध करते हैं, भले वह सुसंगत न हो, वह विसंगत हो, लेकिन वह सुसंगत हो जाएंगे कब? जब वो एक्सपर्ट ओपिनियन का क्या करते हैं, या तो सपोर्ट करते हैं या विरोध। अब यहाँ जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, बेरेक पर ही लिख लेना चाहिए कि विशेषज्ञ की राय के बारे में अवशेषी प्रावधान किस धारा में है? अवशेषी मतलब रिजुडियरी, रिजुडियरी मतलब अवशिष्ट। यहीं बेरक पर लिखिए, टेक्निकल क्वेश्चन आता है। विशेषज्ञ की राय के बारे में, फिर मैं बता रहा हूँ, आपका रिजुडियरी सेक्शन, रिजुडियरी का मतलब हुआ अवशेषी प्रावधान, अवशेषी धारा या अवशिष्ट धारा, अवशिष्ट प्रावधान की धारा में है, तो आपका जवाब रहेगा 46। अवशेषी का मतलब ये हुआ कि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन दे दी गई, अन्य तथ्य सुसंगत नहीं है लेकिन रेलेवेंट हो जाएंगे कब? जब या तो वह एक्सपर्ट की राय का क्या करें, सपोर्ट, या एक्सपर्ट की राय का क्या करें, विरोध। यानी कि सपोर्ट करना और विरोध करना ही सुसंगतता का आधार है। तो अभी हमने 20 वाला उदाहरण भी बताया और वहीं उदाहरण दिया भी गया। देखिए उदाहरण भाई, प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था? यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे, जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं। प्रतिज्ञात, बैठिए बैठिए अभी बैठिए थोड़ा सा। आपका विशेषज्ञों की राय, देखिए आपका विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं। प्रतिज्ञात का मतलब ये हुआ कि वह स्वीकार करते हैं, यानी कि आपका, और आपका प्रत्याख्यात का मतलब इनकार। यानी कि अब आइए एक देखा जाए उदाहरण। मान लीजिए 10 व्यक्ति मरे, आपका बच्चे भी मर रहे हैं इस समय, उस पर ही देख लीजिए। अब 10 बच्चे मरे मान लीजिए अस्पताल में, और सभी बच्चों में एक ही लक्षण पाया गया और एक ही बुखार पाया गया। तो 11वां बच्चा मरा, तो आप ये डॉक्टर ने बताया कि ये भी बीमारी से मरा है, तो भाई कैसे आप कहेंगे कि बीमारी से मरा है? तो डॉक्टर दिखा सकता है कि ये बीमारी से मरा, इस बात का सपोर्ट करा सकता है कि इसके पहले ही 10 बच्चे आपका ऐसे मरे हैं और वो भी कैसे मरे थे, ऐसे ही लक्षण पाए गए और उनको भी यही बीमारी थी, इस बच्चे में भी ऐसे ही लक्षण हैं, अतः यह भी इसी बीमारी से मरा होगा। तो बताइए सपोर्ट हम करा रहे हैं कि विरोध? सपोर्ट, भाई सपोर्ट करा रहे हैं, लेकिन एक विरोध भी कराइए।
मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि आपका 25 मीटर दूर से गोली मारी गई है और गवाह आकर कहता है कि 1 मीटर, तो भाई डॉक्टर की राय का वह क्या कर रहा है? विरोध। तो सपोर्ट वाले तथ्य भी और कौन वाले? विरोध। तो भाई आपका 20 वाला याद रखिए। इसके बाद आपका जो पढ़ना रहता है 51। खूब क्वेश्चन, एक ही लाइन की धारा है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता है। 51 निकालिए भाई, एक एक दो दो लाइन की धारा है इधर। देखिए आपका राय के आधार कब सुसंगत है, पहले पढ़ा दिया जाए तब एक अच्छा उदाहरण दिया जाए। यानी कि बेस, बेस यानी कि आधार, अर्थात किस आधार पर आप कहेंगे। तो आपका आधार देखिए, जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित हैं सुसंगत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जीवित व्यक्ति की राय, मृत की नहीं, सतर्क रहना है, बेहरक की भाषा, किसकी राय? जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, चाहे वह विशेषज्ञ हो या अविशेषज्ञ। भाई इससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या पकड़ना है? जीवित व्यक्ति की। तो जीवित व्यक्ति में बताइए विशेषज्ञ आएगा कि अविशेषज्ञ की? दोनों। तो धारा 51 किसके लिए बनी है? विशेषज्ञ अविशेषज्ञ की? दोनों। दोनों राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वह राय आधारित है वे आधार भी रेलेवेंट होंगे। और दृष्टांत खूब पूछा जाता है कि कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है। यानी कि अगर आपका अपनी राय कैसे उसने अपनी राय बनाई, ये जो वह प्रयोग किया होगा इस मामले में, वह अपनी राय दे सकता है, प्रयोगों का विवरण दे सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए भाई कि कोई विशेषज्ञ अपनी राय के आधार बनाने में उस प्रयोग का विवरण दे सकता है जो उसने किया। ये सीधे किस धारा में दिया गया? तो किस धारा में दिया गया है? 51 मार्क कराइएगा। देखिए आपका एक लाइन इसको समझाया जाए, आपका ध्यान से देखिए। ए एक डॉक्टर है, इसके पास एक लाश आती है और लाश को ये पोस्टमार्टम करता है और ये कहता है कि गोली 25 मीटर दूर से मारी गई होगी। ये इसने अपना एक्सपर्ट था और इसने, डॉक्टर ने अपना क्या प्रकट किया? राय। अब आपका तुरंत ये 45 में इसकी राय क्या होगी? सुसंगत। अब गोली 25 मीटर से ही मारी गई है कि भाई और कहीं से मारी गई है? तो ऐसे सभी तथ्य जो ये सपोर्ट करें कि गोली 25 मीटर से मारी गई या दूर से मारी गई और नज़दीक से मारी गई, यानी कि 25 मीटर का खंडन करते हैं, तो वे सभी तथ्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किस धारा में? 46। अब डॉक्टर से पूछा गया कि किस आधार पर, किस बेस पर आप कहेंगे कि गोली 25 मीटर से मारी गई है? आप बेस बताइए, आधार बताइए। तो डॉक्टर को आधार बताना होगा। तो भाई कैसे आधार बताएगा? तो आधार बताएगा तो कौन सी धारा में आधार सुसंगत होंगे? 51। और क्या अपने प्रयोगों का, एक्सपेरिमेंट का आधार बता सकता है कि नहीं? बता सकता है। तो एक आधार बतवा दिया जाए। देखिए मान लीजिए एक मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं था, अच्छा एमबीबीएस था। अब मान लीजिए उससे पूछा गया कि बताओ कैसे, कुछ लोग मुन्ना भाई एलएलबी भी होते हैं, कुछ लोग मुन्ना भाई आपका एलएलएम होते हैं। आपका मैंने एडमिशन करा लीजिए, न तो कॉपी लिखिए न कुछ, आपका सर्टिफिकेट क्या होगा? आ जाएगा। यह कि पैसा ज़्यादा लगता है, 40-50 हज़ार लग जाता है आपका। वो तो मुन्ना भाई एलएलबी, तो यहाँ मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, पढ़ा लिखा था। देखिए
आपका डॉक्टर ने राय प्रकट की कि हमारी राय में गोली 10-25 मीटर दूर से चली होगी। किस बंदूक से चली ये भी बताते हैं, इसमें शक नहीं भाई। अब कैसे बताते हैं, तो वह बताएगा कि हजूर हम 5 साल आपका मेडिकल की तैयारी किए, 6वें साल में मेडिकल में एडमिशन हुआ, फिर 5 साल हम मेडिकल पढ़े, एमबीबीएस किए, और 5 साल में हमने कई प्रयोग किए और तमाम किताबों में ये हमने पढ़ा कि अगर गोली इतना छिद्र करके गई है, आसपास इतना फटा है शरीर का, या कितना घुसी है, उस आधार पर एक अनुमान उसमें लगाया जाता है कि गोली इतनी दूर से चली होगी। अतः ये हमने प्रयोग किया था आपका, जब क्या किया था, एमबीबीएस में कर रहा था, उस समय प्रयोग किया, हमारी किताब में लिखी गई हैं। ये लीजिए प्रयोगशाला की किताबें, मोटी मोटी किताबें पेश कर दे और कह दे कि इस आधार पर मैंने कहा है कि गोली कितने मीटर से दूर से चली होगी, 25। भाई अब विज्ञान ये है कि किस वेपन से चली, आपका कितनी दूर से चली, अब गोली कितना घुसी, कितना गहराई में गई, कितना चौड़ा में गई, इस आधार पर आपका एक डॉक्टरी जब पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ाया जाता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति, सबसे विवाद होता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या किया है, इसकी हत्या करके लटका दिया गया है, उसमें भी बहुत बारीक अंतर है, इसीलिए बहुत बारीक अंतर है। लेकिन जो एक्सपर्ट रहेगा डॉक्टर, वो पकड़ लेगा, हमारे आपसे नहीं पकड़ में आएगा। तो इसलिए आपका, तो क्या कोई विशेषज्ञ अपनी प्रयोगों का वर्णन दे सकता है कि नहीं, आधार में दे सकता है। कौन सी धारा, 51। अब आ जाइए अविशेषज्ञ की राय। छोटी छोटी धाराएं हैं लेकिन प्री में भंडार पूछा जाता है। अविशेषज्ञ के लिए 47 हम बताएंगे, फिर आपका 47 ए बताएंगे, फिर 48 बताएंगे, फिर 49, और फिर कौन सी धारा, 50 और 51, तो दोनों में। अब 4-4 लाइन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, प्री के लिए रट्टा मारना है भाई। यानी कि अब एविडेंस थोड़ा स्पीड में आपका चलता है, क्योंकि अब इधर छोटी छोटी धाराएं हैं। देखिए 47 निकाल लीजिए भाई, आपका 47 आपका चला जाए, एक बार बेर पढ़ाकर समझा दिया जाए। देखिए हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगी। अब फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, पूरा कहानी आज बताया था मैं कि किसी की हेड राइटिंग साबित करना हो तो भारतीय साक्ष्य नियम तमाम उपाय बताता है आपका, और 2 उपाय तो इधर ही आ गए। पहला उपाय आपका सेक्शन 45, एक्सपर्ट की क्या ले ली जाए, ओपिनियन, और दूसरा एपीओ में पूछा ही गया था हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय। तो हस्तलेख से जो परिचित व्यक्ति होगा वह एक्सपर्ट नहीं है, यानी कि विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि अविशेषज्ञ हैं, लेकिन बार बार दूसरे की राइटिंग लिख कर देख रहा है लिखते हुए, तो वह भी अपनी राय प्रकट कर सकता है। यानी कि 47 से लेकर और 50 तक जो हम राय प्रकट कराएंगे वह किसकी होगी, अविशेषज्ञ। तो देखिए भाई बेरेक्ट आपका, जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि क्या कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या साइन की, तो उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती हैं, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय की यह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत तथ्य है। तो बताइए किसकी राय सुसंगत तथ्य है, आपका जो ऐसे व्यक्ति की हेड राइटिंग या साइन से क्या था, परिचित था। तो परिचित व्यक्तियों की राय की धारा में सुसंगत एक क्वेश्चन बनता है। तो 47। अब परिचित कब माना जाएगा, ये आपका नीचे वाली लाइन एक्सप्लेनेशन बता रहा है, देखिए इसको भी ध्यान से।
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है। यानी कि आसपास बैठे थे, नकल मार रहे थे एक दूसरे से, तो बताइए लिखते देख लिया कि नहीं? देख लिया, लिखते देखा हो। या जबकि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति द्वारा संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज प्राप्त किया है। यानी कि लेटरबाजी हुई है। लेटरबाजी का मतलब कि ए ने भी लेटर भेजा, कभी मुख्य देखे नहीं, ए ने भी बी को भेजा, बी ने भी ए को भेजा, पाती भेजा, और पाती 10, 5, 7 आई दोनों से, तो दोनों एक दूसरे की राइटिंग पढ़ते पढ़ते लेटर क्या हुए, पहचान लिए। तीसरा है, या जबकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज समक्ष उसके बराबर रखी जाती थी, माने उसके समक्ष रखी जाती थी। यानी कि कारोबार का अनुक्रम था, एक व्यक्ति साइन करता था, लिखता था, उसकी साइन दूसरे व्यक्ति के पास रोज क्या होती थी, प्रस्तुत होती थी, तब भी परिचित हो सकता है। तो आइए आपका 47A देखिए, बस याद रखिए परिचित व्यक्तियों की राय क्या होंगी, सुसंगत। विशेषज्ञ की अविशेषज्ञ, अविशेषज्ञ, 2 लाइन याद रखिए। की धारा में 47A देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होगी, तो आपका राय सुसंगत होगी। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनाना है तब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, उसकी राय सुसंगत होगी। यहाँ से भाई क्वेश्चन बना है कि किसकी ओपिनियन या राय सुसंगत होगी, तो उस प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र क्या किया था, जारी। इसको रट कर जाना है। आइए 48 देखा जाए। जहाँ तक धारा 48 की बात है, आपका बताया भी गया था जब सेक्शन हमने 13 पढ़ाया था, और आपका उत्तराखंड में ये पूछा भी गया भाई, इसको कल ही बता पाएगा भाई आदमी। देखिए थोड़ा दिक्कत आ रही है भाई, कल इसको बताया जाएगा 48। हाँ, तो परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत, जो या तो लेटरबाजी जिससे हुआ है, या जो आसपास हमेशा देखता है, या साइन दूसरे के पास पहुंचती थी डेली बाय डेली, बस। तभी आपका जीएस चलेगा भाई 12 बजे से, 20 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, क्योंकि थोड़ा गला भी ये है। आप बताए, रुकिए 2 मिनट भाई, आइए, हो काम है क्या कोई?